वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन। और इससे पहले जो हमने 78th बीपीएससी में हड़प्पा सभ्यता जो स्टार्ट किया था उसका हम सेकंड पार्ट आज कंप्लीट करने वाले हैं। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि विशेष स्थलों का निर्माण जो है वो हड़प्पा सभ्यता में कैसे हुआ था। और कलात्मक गतिविधियां जिसमें हम पाषाण एवं धातु की मूर्तियां देखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त पाषाण मूर्तियां जो है, कांस्य की मूर्तियां, मूर्तियां जो है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। जो मुहरे प्राप्त हुए हैं उन पे किस चीज का आकार है, वो कैसे है। मृदभांड देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान की बात हम करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो सिंधु संस्कृति की जो विशेषता थी, जो उसका नगर नियोजन था वो किस प्रकार से था, तो वो हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं और सिंधु सभ्यता के नगरों के मकान जो है वो जाल की तरह बसाए गए थे। नहीं, यहाँ पे हमने ये सारे के सारी चीजें जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ से कवर करेंगे विशेष स्थलों के निर्माण की योजना। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा में नगर के 2 खंड हैं, जो कि फर्स्ट है पूर्वी टीला निचला नगर और दूसरा है पश्चिमी टीला गढ़ी। पश्चिमी टीले का निर्माण जो है ये कृत्रिम चबूतरे पर किया गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वन लाइनर पूछे जाते हैं। इस खंड में किलेबंदी पाई गई है। तो किस खंड में किलेबंदी पाई गई है, तो ये पश्चिमी टीला गढ़ी पश्चिमी टीले का जो निर्माण है जो कि कृत्रिम चबूतरे पर किया गया है, इस खंड में किलेबंदी पाई गई है। और किलेबंदी में आने जाने का मुख्य मार्ग उत्तर है। यहाँ उत्खनन में उत्तरी प्रवेश द्वार एवं रावी के किनारे के बीच एक अन्य भंडार, श्रमिक आवास एवं सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है वो अपने को याद रखना है। हड़प्पा में अन्य भंडार संख्या में 12 हैं, जो कि छह 2 कतारों में है और प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल जो है ये आपको यहाँ पे नोट कर देना है कि प्रत्येक खंड का जो क्षेत्रफल है वो 15.24 मल्टीप्लाइड इंटू 6.110 मीटर है। जो लंबाई चौड़ाई है ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और 12 अन्नागार भवनों का पूरा क्षेत्रफल जो है ये कितना है, ये है 2745 वर्ग मीटर। ओके, अन्नागारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हैं और इसका उपयोग शायद फसल दबाने के लिए होता था। सामान्य आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है यह नगर 2 खंडों में विभाजित है, पूर्वी एवं पश्चिमी। पश्चिमी भाग ऊंचा परंतु छोटा है और पश्चिमी खंड के आसपास कच्ची ईंटों के किलेबंदी की दीवार बनी है जिसमें मीनारे और बुर्ज बने हैं। पश्चिमी गढ़ी में अनेक सार्वजनिक महत्व के स्थल हैं, अन्य भंडार, पुरोहितावास, महाविद्यालय भवन और विशाल स्नानागार, ये सब किस साइड में है, पश्चिमी गढ़ी में। ओके, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल था दुर्ग, जो कि पश्चिमी खंड में स्थित विशाल स्नानागार। यह स्नानागार जो है ये कितना लंबा और कितना चौड़ा है ये हमें याद रहना चाहिए। एग्जैक्टली ये पूछा जा सकता है। इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण सिरों में सीढ़ियां बनी हुई थी और इसकी फर्श जो थी ये पक्की ईंटों से बनी है। इस स्नानागार का इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता था, स्नान के लिए होता था, माफ कीजिएगा। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है यहाँ का ध्यान कठोर, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो के अधिकांश मकान जो है ये पक्की ईंटों के बने हैं, ये हमने ऊपर भी देखा है। चन्होद्रो यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। और लोथल से हमने ऑलरेडी देखा है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। पूरे नगर के 2 खंड थे, गढ़ी और निचला नगर। लोथल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक गोदी था। और ये सारी चीजें हम वहाँ पे ऊपर में जो हमने बॉक्स देखा है उसमें हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कलात्मक गतिविधियां, जिसमें पाषाण एवं धातु की मूर्तियां हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता के पुरातत्व अवशेषों में उपलब्ध पाषाण मूर्तियां संख्या में कम है और ये एल्बेस्टर, चूना, सेल खरी, बलुआ पत्थर एवं सिलेटी पत्थर से निर्मित है।
सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। कोई भी पाषाण मूर्ति ऐसे नहीं प्राप्त हुई है जिसका सिर और धड़ दोनों में मिले हो, दोनों एक ही मूर्ति में मिले हों। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाषाण मूर्तियां जो है, ये मोहनजोदड़ो से एक सेल खड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके नेत्र लंबे, अधर खुले तथा होठ मोटे, माथा छोटा और ढलुआ है। ओके, होठ पर मूछें मुड़ी हैं और एक शाल ओढ़े है जो बाएं कंधे को ढके है, दायां हाथ खुला है, पीछे काढ़ी गई केश लंबी मस्तक पर फीते से बंधी है। तो इस टाइप का जो जोधरो के सेलखड़ी से मूर्ति मिली है, सेलखड़ी की मूर्ति मिली है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। चूने के पत्थर से निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिर प्राप्त हुआ है। लगभग 17.8 सेंटीमीटर का एक अन्य लंबा सिर मिला है। इसमें लहरदार केशों को फीते से बांधा हुआ दिखाया गया है और चूने पत्थर की बनी अधूरी मूर्ति पाई गई है जो कि 14.6 सेंटीमीटर ऊंची है। मोहनजोदड़ो से एल्बेस्टस पत्थर की बनी एक बैठे हुए आदमी की 29.5 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। यह आकृति अधर में पारदर्शी वस्त्र बांधे है और यह बाईं भुजा ढकता हुआ दाहिनी भुजा के नीचे से होता हुआ पारदर्शी पतला शाल ओढ़े है। पुरुष का बायां जो घुटना उठा है और उस पर उसकी बाईं भुजा टिकी हुई है। तो इस प्रकार से जो भी जहां से जो मूर्ति मिला है और जिस तरीके से उसका आकार है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इस नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि कोई एक पॉइंट भी आपका यहाँ से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा या टैकल करना पड़ेगा। एल्बिस्टर चूने का जल युक्त सल्फेट ही एल्बिस्टर जो कि चूने का जल युक्त सल्फेट जिसको आप कह सकते हैं कि ही एक और मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से प्राप्त पाषाण मूर्तियों की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर का एक युवा पुरुष का धड़ मिला है और ये पूर्णतः नग्न है। ये पूरी तरीके से यही सारी चीजें हैं। और पाषाण निर्मित पशुओं की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से 25.4 सेंटीमीटर ऊंची एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें मेढ़े जैसे सिंग और शरीर दिखाए गए हैं और हाथी जैसी सूंड दिखाई गई है। मोहनजोदड़ो से ही सेलखड़ी का एक कुत्ता प्राप्त हुआ है। और आगे देखते हैं कांसे की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से 14 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नृत्य करती हुई नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी बाईं भुजा जो कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियों से भरी है, उसमें एक पात्र भी है और इस मूर्ति का निर्माण द्रवी मोम विधि से हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे की कुछ पशुओं की भी आकृतियां मिली हैं। इनमें कौन कौन सा है वो जानना इम्पोर्टेंट है। भैंस और मेढ़ा अथवा बकरा की आकृतियां विशेष उल्लेखनीय है। और लोथल से तांबे के पक्षी, बैल, खरगोश और कुत्ते की आकृतियां मिली हैं। मृण मूर्तियों की बात कर लेते हैं। तो मृण मूर्तियों में हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध शिल्प आकृतियों में सर्वाधिक संख्या मृण मूर्तियों की है और मूर्तियां मानव और पशुओं की है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों में नारी की मृण मूर्तियां पुरुषों से अधिक है और नारी की जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियों को बनाने के लिए हाथ एवं सांचे का उपयोग हुआ है। यहाँ से ये जानना है हमें। और मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए 2 बच्चों की मूर्तियां मिली है, ये आपको याद रखना है। पशु मृण मूर्तियां जो है ये सिंधु सभ्यता की पशु मूर्तियां मानव मूर्तियों से अधिक संख्या में पाई गई है और अधिकांश पशु जो है वो उनकी मूर्तियां जो है ये मिट्टी की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में छोटे सिंह और सौंग और बिना कुबर के बैल की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली है और इसके बाद कुबर वाले बैल की सबसे पहले जो मिला है वो नोट करना है हमें और सबके बाद जो मिला है वो नोट करना है। एक श्रृंखला में सारी चीजों को आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। बैल के पश्चात मोहनजोदड़ो में मेढ़े की आकृतियों की संख्या है, तत्पश्चात गेंडे की है। हड़प्पा में कुंवर वाले बैलों की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली हैं और उसके बाद बिना कुंवर वाले बैल की संख्या में हड़प्पा में बैल के पश्चात गेंडे की आकृतियां वाले, फिर मेढ़े वाले। तो ये सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य पशुओं में भैंसा, हाथी, बाघ,
बकरा, कुत्ता, खरगोश, सूअर, गिलहरी, सांप आदि है। घड़ियाल, कछुआ और मछली की मृण मूर्तियां भी हड़प्पा से मिली हैं और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की मृण मूर्तियों में गाय की भी आकृतियां गाय की आकृतियां कहीं नहीं मिली है। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। और सिंधु सभ्यता के उत्खनों में क्या मिला है, तो फाख्ता, बत्तख, मोर, मुर्गी, चील, कबूतर, गौरैया, तोता, उल्लू और पक्षी मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखना है। चनहुद्रो से एक अलंकृत हाथी का खिलौना प्राप्त हुआ है और बनवाली से मिट्टी के बने हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मुहरे जो मिले हैं वो किस टाइप से मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुए हैं। ये इस सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति है और अधिकांश मुहरों पर चित्रलिपि में लेख है और उन पर पशु आकृतियां बनी हुई है। मुहरों का जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको याद रख लेना है। और अब तक प्राप्त मुहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी की बनी है। लोथल और देसालपुर से तांबे की मुहरें मिली है। तो लोथल और देसालपुर से किस चीज की मुहरें मिली हैं, वो मिली है तांबे की। मुहरें कई प्रकार की मिली है, जिसमें बेलनाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार और बटन जैसी, घनाकार एवं गोला। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा लाइन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काम में आने वाला है। चनहुद्रो की एक मुद्रा छाप 2 नग्न नारियां अंकित है जो एक एक ध्वज पकड़े खड़ी हैं। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप मुहरे से रिलेटेड ले लीजिए ताकि आप इसको बार बार देख सकें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं मृदभांड। इस सभ्यता के बर्तन अधिकतर चाक पर ही बने हैं। उन्हें भट्ठों में पकाया जाता था और अधिकांश मृदभांड बिना चित्र वाले हैं। कुछ बर्तनों पर पीला, लाल या गुलाबी रंग का लेप है। बर्तनों पर वनस्पति, पीपल, तार, नीम, केला और बाजरा के चित्र पहचाने गए हैं। मछली और बकरे, हिरन, मुर्गा आदि जानवरों के चित्रण भी बर्तनों पर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं युद्ध संबंधी तथा अन्य उपकरण। तांबे एवं कांसे के भाले और चाकू, बानाग्र तथा कुल्हाड़ियां पाई गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भाले के फाल प्राप्त हुए हैं और मैके को उत्खनन में मोहनजोदड़ो से 2 आड़ियां मिली है। एक तांबे की है और दूसरे कांसे की है। काफी संख्या में छेनियां भी मिली है। लोथल से नोक की तरफ छेद वाली सुई प्राप्त हुई है और यहीं से खांचे वाला वर्मा भी मिला है और तांबे का एक हंसिया का फाल मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये सारी युद्ध संबंधी चीजें और अन्य उपकरण जो है ये लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला है। जो मोहनजोदड़ो के लोग थे, हड़प्पा कालीन जो लोग थे, उनका धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान क्या था, किस टाइप से वो पूजा पाठ करते थे और कौन सी देवी की देवता की वो पूजा करते थे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई भवन नहीं मिला है जिसे सर्वमान्य रूप से मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मातृ देवी की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के निवासी मातृ देवी की उपासना करते थे और हड़प्पा से एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पीपल का पौधा निकला दिखाया गया है और इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक नारी और पुरुष दिखाए गए हैं। पुरुष के हाथ में हंसिया है और स्त्री बैठी हुई है तथा उसके बाल बिखरे हुए हैं। संभवतः यह बलि का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की देवता मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक पुरुष आकृति है जो त्रिमुखी लगती है। इस देवता में 3 सिर और सिंह है। ऐसे आसीन योगी के रूप में चित्रित किया गया है। एक पैर दूसरे पैर पर रखा गया है और आकृति की दाईं ओर हाथी और बाघ तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। ये लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसे आसीन योगी के रूप में चित्रित किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मार्शल इस अंकन को शिव पशुपति का प्रारूप मानते हैं और इसे योगेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से ही एक मुद्रा पर एक त्रिमुखी आकृति पाई गई है जो चौकी पर योगासन मुद्रा में बैठी है। आकृति श्रृंग युक्त है और शिरोभूषा से के रूप में पीपल की एक टहनी है। मोहनजोदड़ो से एक अन्य मूर्ति की शिरोभूषा के रूप में एक टहनी दिखाई गई है। मूर्ति एक मुखी कालीबंगा के एक
पिंड पर अमृत पिंड पर एक और सिंह वाले देवता का अंकन है। दूसरी तरफ मानव द्वारा बलि के लिए लाई गई बकरी है। मोहनजोदड़ो की एक और मुद्रा पर एक आकृति है जो आधा मानव है तथा आधा बाघ है। मोहनजोदड़ो की एक मिट्टी की मुद्रा पर एक योगी के दो तरफ हाथ जोड़े पुरुष खड़े हैं। इनके पीछे सर्प के फन दिखाए गए हैं। और हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक देवता जैसी आकृति के शिरोभूषा में 3 पंख जैसी आकृति दिखाई गई है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख रखी हैं। वृक्ष पूजा, पशु पूजा ये भी उस टाइम में प्रचलित था। और कुबर वाला सांड, इसकी पूजा आपने ज्यादा देखा है पशु पूजा में। लिंग पूजा होता था इस टाइम में। और आपको भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे इस टाइम के लोग। और क्योंकि यहाँ पे अवशेषों में ताबीज भी पाए गए हैं। शव विसर्जन की बात अगर हम कर लें तो मार्शल द्वारा विद्वान ने सिंधु निवासियों में प्रचलित 3 प्रकार के शव विसर्जन के तरीकों का उल्लेख किया है। पहला है संपूर्ण शव को पृथ्वी में गाड़ना। दूसरा है पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को गाड़ना और शव का दाह कर उसकी भस्म गाड़ना। तो ये पूरी तरीके से तीनों के तीनों यहाँ पे दिए गए हैं। कालीबंगा से 1 तथा लोथल से 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से एक लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए गए शव की भी एक समाधि मिली है। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थानों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में हम देखते हैं। सोना जो है वो अफगानिस्तान, फारस, भारत के कर्नाटक से होता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से। तांबा खेतरी राजस्थान, बलूचिस्तान से। टीन ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान से। खेल खरी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से होता था इसका जो भी है लेन देन। और हरित मणि दक्षिण भारत से। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से। नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान से। और सीसा की बात की जाए तो ये ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत इसका मेन जगह था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। फिरोजा ईरान, खुरासान से। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से। और गोमेद जो है ये सौराष्ट्र, गुजरात से। स्टेटाइट जो है ये ईरान से। और स्फटिक, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। स्फटिक जो है ये दक्कन पठार से, उड़ीसा से और बिहार से लिया जाता था। स्लेट जो है ये कांगड़ा से। ये बिहार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी बिहार से लिया जाता था या झारखंड से लिया जाता था। ओके। सिंधु सभ्यता का आर्थिक झारखंड, इट मीन्स कि अभी का झारखंड, उस वक्त तो वो बिहार का ही क्षेत्र था। तो अगर कुछ ऐसा अभी के झारखंड के हिसाब से मिले वो भी इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन जो था ये पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर था। और उसके लिए आपको कुंड भी मिला है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज आदि पैदा करते थे। ये सारी चीजें जो है ये किया जाता था, उसकी उपज की जाती थी। और मजदूरी के रूप में धान्य कटोरों में इसका वितरण होता था। ओके। अब यहाँ पे देखिए कि मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। और यहीं से एक चांदी के बर्तन में तथा तांबे के उपकरण में लिपटे सूती कपड़े का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान की उपज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये सारे पॉइंट्स काफी इम्पोर्टेंट है। राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल अन्नागारों का निर्माण हुआ था। और हड़प्पा में अन्नागारों के समीप ही अनाज कूटने के लिए बने चबूतरे और मोहनजोदड़ो के निवास मिले हैं। लोथल में एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। ऊपर वाले पार्ट में अनाज डालने के लिए 2 छेद थे। अभी भी ये हम लोग गांव में देखते हैं, गांव में देखने को इस टाइप की चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पशुपालन जो था वो इस तरीके से था। सिंधु सभ्यता में पाले जाने वाले पशु थे कौन कौन से, तो बैल, भेड़, बकरी, भैंसा, सुअर, हाथी, कुत्ते, गधे, ये सारी चीजें पाली जाती थी। ऊंट, गेंडा, मछली, कछुए का चित्रण सिंधु घाटी के मुद्राओं पर हुआ है। सिंधु वासियों को कुबर वाला सांड विशेष प्रिय था, इसकी पूजा भी की जाती थी। और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व पर विद्वानों में परस्पर विवाद है। ओके।
मोहनजोदड़ो के ऊपर की सतह पर प्राप्त घोड़े की हड्डियों को कुछ विद्वान सिंधु काल का मानते हैं, कुछ परवर्ती काल का मानते हैं, और मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी की एक घोड़े जैसी आकृति भी मिली है। तो घोड़े उस वक्त प्रचलन में थे या नहीं थे, ये विवादास्पद है। और लोथल से भी 3 मृण्मय खिलौने प्राप्त हुए हैं जिन्हें अश्व के रूप में पहचाना गया है। सुरकोटदा में सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली है, और हाथी गुजरात के क्षेत्र में पाला जाने वाला पशु था। इसका अंकन कई मुद्राओं पर देखने को मिला है। ऊंट का अंकन यद्यपि किसी मुद्रा पर नहीं हुआ है, परंतु उसकी हड्डियां जो है इस सभ्यता में पाई गई है। उद्योग और तकनीक की बात कर ले तो हड़प्पा संस्कृति जो है ये कांस्य युगीन था। धातु कर्मी तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, और तांबा जो है वो राजस्थान के खेतरी के खानों से प्राप्त किया जाता था। कताई बुनाई का व्यवसाय जो है ये सिंधु सभ्यता में एक प्रमुख व्यवसाय था। और मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए गए हैं, ये हमने ऊपर देखा है। कालीबंगा से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिस पर सूती कपड़े के निशान हैं, और कालीबंगा से ही एक उस तरह पर कपास का वस्त्र लिपटा हुआ मिला है। बुनकर सूती और ऊनी कपड़ा बुनते थे। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल किया जाता था। ईंटों की विशाल इमारतों से पता चलता है कि राजगिरी का महत्वपूर्ण कौशल था, और कुम्हार चाक के इस्तेमाल से बर्तन बनाते थे क्योंकि बर्तनों को पकाया भी जाता था। बर्तनों को चिकना और चमकीला बनाया जाता था। पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण उद्योग था। लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी। लोथल और चनोद्रो में मनके बनाने का कारखाना था। हाथी दांत का भी काम होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग नौकाएं बनाना भी जानते थे। सुनार, चांदी, सोना एवं कीमती पत्थरों से आभूषण बनाते थे। लोथल से पुए के आकार की तांबे की सील प्राप्त हुई है जो फारस की खाड़ी से मंगाई जाती थी। तो ये हमने देख लिया उद्योग पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यापार जो है वो हम देखते हैं। व्यापार में हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की मुद्राओं का प्रयोग नहीं करते थे, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, और व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। ये आपको याद रखना है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत टीन जो है ये सारी चीजें कहाँ से ली जाती हैं वो हमने ऊपर देख रखा है। और सिंधु सभ्यता में मोहरे जो है वो दो प्रकार के मनकों तथा कुछ अन्य विविध वस्तुओं के बाह्य व्यापार का साक्ष्य फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और सोवियत दक्षिण तुर्कमेनिया से भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ओके, भारत में प्राप्त उल्लेखनीय विदेशी वस्तुएं हैं लोथल से फारस की मोहर, ये याद रखना है अपने को। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक बेलनकार मोहर। लगभग 2350 ईस्वी के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार संबंध होने का उल्लेख मिलता है, और मेलुहा संभवतः सिंध प्रदेश का प्राचीन नाम रहा होगा। अब देखते हैं मापतौल के लिए क्या यूज होता था। तो मापतौल की बात अगर की जाए तो मापतौल के लिए मोहनजोदड़ो के सीप का एक मापदंड मिला है, और इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके एक तरफ बराबर बराबर दूरी पर निशान बने हैं। किन्हीं भी दो निशानों के बीच की दूरी जो है 9 निशान बने हैं। 0.66 सेंटीमीटर है। लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है, और भूरे चट पत्थर के बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य पत्थरों में चूना पत्थर, सेलखड़ी, स्लेट पत्थर माफ कीजिएगा, कैल्सिडोनी इत्यादि के बाट बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ओके, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो 400 चिन्ह ज्ञात होता है इससे। लिखावट सामान्यतः बाईं से दाईं ओर था, बस ये अपने को याद रखना है। अभी तक इसको पढ़ने में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, और प्रत्येक चिन्ह किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार के द्योतक थे। लिपि वर्ण कलात्मक नहीं बल्कि भाव चित्रात्मक है। काल निर्धारण ऑलरेडी हमने इससे पहले देख रखा है ऊपर में। विद्वान का मत भी हमने देख रखा है। जाति निर्धारण जो है ये 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आद्य ऑस्ट्रेलायड है, भूमध्य सागरीय है, मंगोलिया है और अल्पाइन है। तो ये चारों के चारों हमें याद रखना है।
अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंत का क्या रीजन था। सिंधु सभ्यता के पतन का अभी तक कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन सैंधव परिवर्तन को सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। किस परिवर्तन को? जलवायु परिवर्तन को। ओके, ऐसी धारणा व्यक्त की गई है कि मानसूनी हवाओं के बदले में सिंध क्षेत्र में वर्षा की कमी आई, और घोष का ये विद्वान है, इनका कहना है कि आर्द्रता का ह्रास एवं शुष्कता का विस्तार सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण है, वर्षा नहीं होना प्रमुख कारण है। ये H.T. लैम्बरिक के अनुसार क्या है? मार्ग परिवर्तन से भी बस्तियां उजड़ गई होंगी, नदियों के मार्ग परिवर्तन से। और रावी जो हड़प्पा के बिल्कुल समीप बहती थी, आज वह लगभग 6 मील की दूरी पर बहती है। सूखा इन शॉर्ट इनका रीजन है। नदियों में बाढ़ का आना हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए एक सामान्य विभीषिका बन चुका था, और मार्शल के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 अस्त्र प्राप्त हुए हैं। ये जिसका जो कहना है, इन शॉर्ट हमें बस ऊपर की चीजें याद रखनी है। और मार्टिन व्हीलर आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का अंत जो है ये आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, और यह मत 2 तथ्यों पर आधारित है। ये ज्यादातर लोगों का मानना है, और इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह पर प्रभुत संख्या में कंकालों का अन्वेषण, जिससे आर्यों द्वारा किए गए नरसंहार का पता चलता है, और ऋग्वेद के अंतर्गत इंद्र को दुर्ग संहारक के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो ये था जो हमने कवर किया। ये सारी चीजें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हमने कवर करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।